everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था और सबसे पहले जो हमारी प्रिपरेशन होती है कि हम हेलो एल्केन किसकी मदद से बना सकते हैं वो होता है फ्रॉम अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स में भी 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे कि आप HX डाल सकते हैं, PX5 या PX3 डाल सकते हैं या फिर थायोनिल क्लोराइड डाल सकते हैं। तो फ्रॉम अल्कोहल्स में से भी हमने HX की मदद से हेलो एल्केन बनाना सीखा था, जिसमें हमने क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन एंड आयोडो एल्केन बनाना सीखा था। ठीक है, तो अब इसी टॉपिक को हम खत्म कर रहे हैं कि भाई जब हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर हमारे पास अल्कोहल है और उसके अंदर अगर हम HX डालते हैं तो क्या बनता है, हेलो एल्केन और वाटर बनता है। इस टॉपिक को आज हम खत्म कर रहे हैं नोट के साथ। 1-2 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद हम फ्रॉम अल्कोहल्स के बी पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो नोट में देखिए क्या बताया गया है। पहला पॉइंट कि अगर आपको सेकेंडरी या फिर टर्शरी ब्रोमाइड या आयोडाइड बनाना है तो आप उसको अल्कोहल से नहीं बना सकते इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 बहुत ही अच्छा जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग भी एजेंट भी होता है आपका और बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। क्वेश्चन में आ सकता है कि H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एक और प्रॉपर्टी डाल देंगे उसकी और चौथा ऑप्शन लिख देंगे ऑल ऑफ दीज। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है कि वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के साथ साथ बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, वाटर बाहर निकाल देता है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में आप सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं बना सकते, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन, और वो क्या बना देगा, हेलो एल्केन की बजाय वो बना देगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक पहला पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए। इस पे और इस पे आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है जहां पे इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना आ जाएगा। प्रैक्टिस के दौरान मैं कराऊंगी भी, अभी तो फिलहाल देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें किसके, अल्कोहल की, तो 3 डिग्री टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था टर्शरी अल्कोहल में जो आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है, उसके टूटने के बाद टर्शरी कार्बोकेटायन बनता है और टर्शरी कार्बोकेटायन में सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन और सबसे ज्यादा जो है प्लस आई इफेक्ट लगता है अल्काइल ग्रुप्स के द्वारा, जिसकी वजह से टर्शरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, स्टेबल भी रहेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड्स, अगर हम बात करें किसकी, HX की बात करें, ठीक है, जैसे HCl, HBr और HI, तो इनमें HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो आपको पता ही है। हाइड्रोजन का साइज क्या होता है, छोटा, आयोडीन का साइज क्या होता है, बड़ा। तो ड्यू टू डिसिमिलैरिटी इन देयर साइजेस, इनके बीच का बॉन्ड क्या होता है, वीक, जल्दी टूट जाएगा। उसके बाद है HBr। HBr HI के मुकाबले थोड़ा सा क्या रहेगा, लेस रिएक्टिव रहेगा। उसका रीजन आपको पता ही है, क्योंकि आयोडीन से इसका साइज क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा। और जब Cl की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। हालांकि HCl बहुत अच्छा एसिड होता है, बट HBr HCl से भी अच्छा है और HI इन तीनों में सबसे अच्छा एसिड होगा, क्योंकि ये जल्दी H आयन को रिलीज कर देता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट की ये 3 बातें लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अल्कोहल की मदद से ही अब हम हेलो एल्केन बनाएंगे, क्या डालकर, फॉस्फोरस हैलाइड। अब जब हम बात करते हैं फॉस्फोरस हैलाइड की तो वो हमारा PX5 भी हो सकता है और वो हमारा PX3 भी हो सकता है। अब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा, तो वो PCl5 और PCl3 बना के भी एग्जिस्ट करता है। बट जब हम बात करते हैं ब्रोमीन और आयोडीन की तो उनके साइजेस क्या है, बड़े बड़े। तो फॉस्फोरस साइज में इतना बड़ा नहीं है, तो छोटे एटम के सराउंडिंग में ब्रोमीन और आयोडीन इतने बड़े बड़े एटम्स कैसे अरेंज होंगे, तो उनके जो PBr5 है एंड PBI5 है, उसके मुकाबले जो ज्यादा स्टेबल रहते हैं वो PBr3 एंड PI3 रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम इससे सीखेंगे क्लोरो एल्केन्स बनाना, कि अगर हमें इस मेथड से क्लोरो एल्केन्स बनाना है
तो हम कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ध्यान से सुनिए, एक ही बार में समझ आ जाएगी। हम क्या करेंगे, अल्कोहल ले लेंगे। क्या करेंगे, अल्कोहल ले लेंगे। और सपोज मुझे क्लोरोएल्केन बनाना है तो जाहिर सी बात है मुझे हैलोजन क्या लेना पड़ेगा, क्लोरीन। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ PCl5। अब अगर हम बात करें PCl5 की, तो देखो आपको याद रखने का मैं तरीका बताती हूँ, क्योंकि बच्चों को क्या होता है बाय प्रोडक्ट्स में ना काफी कंफ्यूजन रहती है इस प्रिपरेशन में। तो मैंने खुद ही अपना एक तरीका निकाल लिया कि मैं बच्चों को कैसे कन्वे कर सकती हूँ कि आप याद रखो। देखो इससे क्या है, तुम्हें ज्योमेट्री भी याद हो जाएगी इसकी। भाई कभी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह दोगे तो वहां पे आ सकता है, CUET वगैरह में आ सकता है। जो PCl5 है इसमें 3 क्लोरीन जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, ट्रायंगल बना के एक प्लेन में होते हैं 120 डिग्री में। ठीक है, 120 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये इस तरीके से क्या कर रहे हैं, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बना रहे हैं। जब हम ऐसे इसको मैंने अरेंज किया इस वाले केस में, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, एक मार्कर मैं और ले लेती हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे 5 क्लोरीन है, अब 3 तो भाई आ गए ऐसे 120 डिग्री का एंगल बना के। जो बाकी के 2 क्लोरीन है वो एक है अबव द प्लेन और एक है बिलो द प्लेन। अगर आप इसको ट्रायंगल को आप ऐसे रख रहे हैं, इस तरीके से समझ रहे हैं, तो एक क्लोरीन कहाँ है ऊपर और एक क्लोरीन कहाँ है नीचे। तो ये जो वाला ऊपर वाला जो क्लोरीन है, अगर आप यहाँ से ऐसे दीवार खींचो, ऐसे दीवार खींचो, ऐसे दीवार खींचो, तो ये ट्रायंगल पे एक पिरामिड बना रहा है। ऐसे नीचे वाला जो क्लोरीन है उससे अगर आप दीवार खींचोगे ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो वो भी एक पिरामिड बना रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम इस ज्योमेट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो ये ज्योमेट्री बनाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसी ज्योमेट्री बना रहा है ये, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, अब यहां से तुमने एक जानकारी और ले ली कि भाई PCl5 की जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। अब जो ये 3 बॉन्ड होते हैं ना हमारे, ये वाले, ये वाले, ये वाले, इनको हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड। और जो हमारे ऊपर वाले बॉन्ड हैं, ये वाला जो परपेंडिकुलर है, जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। जो मेरा ब्लू मार्कर है ये क्या कहलाएगा, एक्सियल बॉन्ड। तो ये भी एक एक्सियल बॉन्ड है और नीचे भी एक एक्सियल बॉन्ड है। तो ये वाला जो क्लोरीन है, इस क्लोरीन के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखो ये इसके साथ है ना 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और रेड वाले मार्कर के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ग्रीन वाले के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ऐसे नीचे वाला। तो 90 डिग्री पे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, 90 डिग्री पे मैक्सिमम एंगल रहता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा रिपल्शन रहता है 90 डिग्री पे। तो ये रिपल्शन को कम करने के लिए बॉन्ड क्या करते हैं, थोड़े से अपने आप को इलोंगेट कर लेते हैं, लंबे हो जाते हैं। तो रिपल्शन कम करने के लिए ये भी थोड़ा ऊपर खिंच गया, ये वाला भी थोड़ा नीचे आ गया। जैसे ही बॉन्ड की लेंथ बढ़ी, बॉन्ड हो गया वीक। तो अगर कभी पेपर में, वैसे तो आएगा नहीं क्योंकि आसान सी चीज है, सबको पता होता है, तो अगर कभी आपको से पूछ ले कि क्या PCl5 के सारे बॉन्ड सेम होते हैं, आंसर है नहीं। ठीक है, जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, जो परपेंडिकुलर बॉन्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, वीक होते हैं एज कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड के। ये है एक्सियल बॉन्ड, ये भी क्या है, एक्सियल बॉन्ड, और ये वाले जो 3 हैं ये हमारे क्या हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक है, और जो इक्विटोरियल बॉन्ड होता है ये क्या होता है, हमारा वीक होता है। ठीक है, अभी भले मुझे बताने में टाइम लग रहा है, बट अगर आप ये बात दिमाग में स्कैन कर लोगे ना, फिर आपको इसके प्रिपरेशन में, प्रोडक्ट बनाने में सेकंड भी नहीं लगेगा। तो अब देखो क्या है भाई, ये लंबे हो गए तो ये वाले बॉन्ड क्या है, वीक। तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। ये ट्रिक है इस रिएक्शन को याद करने की। तो अब क्या होगा, PCl5 ने अपने 2 वीक बॉन्ड को सबसे पहले तोड़ा। आपने कभी नोटिस भी किया हो, रिएक्शन ऐसे होती है जब PCl5 को कभी हीट करते हैं तो PCl5 ना सबसे पहले कैसे टूटता है, PCl3 और Cl2। तो वो जो क्लोरीन गैस निकल रही है ना, जो क्लोरीन गैस यहाँ से निकली, वो यही होते हैं एक्सियल बॉन्ड के 2 क्लोरीन, ये वाला और ये वाला, क्योंकि सबसे पहले वीक बॉन्ड ही हमेशा टूटता है। तो PCl5 ने क्या किया, 2 क्लोरीन लिबरेट कर दी, एक ये और एक ये।
अब यहां से ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है। तो R के साथ सबसे पहले जाके कौन जुड़ेगा? R के साथ सबसे पहले जाके जुड़ेगा क्लोरीन, और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्लोरोएल्केन। आयुपैक नेम है और कॉमन नेम पूछे तो एल्काइल क्लोराइड है, ठीक है। फिर ये वाला जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन इस H के साथ जुड़ जाएगा और ये बनाएगा HCl, ठीक है। अब 2 क्लोरीन हो गए अपने अपने सेट, एक R के साथ हो गया, एक H के साथ हो गया। अब यहाँ क्या बचा? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आके इस फास्फोरस से जुड़ेगा और बनाएगा POCl3, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरल क्लोराइड। क्या कहते हैं इसे? फॉस्फोरल क्लोराइड, ठीक है। तो ये अगर आपको ज्योमेट्री पता है, जो कि पता भी होनी चाहिए, 11th का कॉन्सेप्ट है, आप 12th में हो अभी, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो इस रिएक्शन को प्रिडिक्ट करना या इसके प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना आपके लिए चुटकी भर का काम है। और सिंपल से दिमाग में रखो। अच्छा, PCl5 आ गया। PCl5 में मैम ने बताया था 5 बॉन्ड होते हैं और पांचों की स्ट्रेंथ जो है ना एक जैसी नहीं रहती है। 2 बॉन्ड जो हैं परपेंडिकुलर, जो एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, वो वीक होता है। तो PCl5 में हमेशा 2 क्लोरीन निकलेंगे, दिमाग में बिठा लो। तो उसमें से एक क्लोरीन जो है हमारा R के साथ सेट हो जाता है, एक क्लोरीन हमारा H के साथ सेट हो जाता है। ऑक्सीजन यहाँ से निकल के जो PCl3, भाई जब ये हट गया तो PCl3 तो बचा, तो PCl3 के पास जाके ऑक्सीजन जुड़ जाता है और बना लेता POCl3। क्या अब भी आप रिएक्शन के प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने में कंफ्यूज होगे? मुझे नहीं लगता कि होगे, है ना। तो अब देखो, जैसे आपको पेपर में आ गया भैया कि हमारे पास इथेनॉल है और इथेनॉल में हम डाल रहे हैं PCl5, तो PCl5 डालते क्या करोगे? बॉन्ड तोड़ दो। यहाँ पे CH, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ दो, CH3CH2। अब CH2 पे एक क्लोरीन लगा दो, फिर यहाँ से एक H निकाल लो, उस पे एक क्लोरीन लगा दो और ऑक्सीजन को कहाँ पे लगा दो? POCl3 बनाकर फॉस्फोरस और क्लोरीन के साथ PCl3 के बीच में ऑक्सीजन को घुसा दो, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब बढ़ते हैं हम दूसरी रिएक्शन की तरफ। मान लीजिए अब है ROH जमा में PCl3। अब PCl3 आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया? PCl3 आ गया। अब PCl3 की बात कर लेते हैं हम। देखो, फॉस्फोरस की वैलेंस शेल में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, 285। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तभी तो 5 बॉन्ड बना रहा था शेयरिंग करके, है ना। अब हम क्या किसकी बात कर रहे हैं? अब हम PCl3 की बात कर रहे हैं। तो PCl3 में फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ, और एक क्या है उस पर? लोन पेयर है ना। पिरामिडल शेप है इसकी, पिरामिड बना रहा है ये। तो अब देखो क्या है, अब जब आपको दिख गया यहाँ पर कि 3 बॉन्ड बन रहे हैं और अब तो इक्वेटोरियल का और एक्सियल का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि तीनों बॉन्ड जो बनेंगे वो इक्वल स्ट्रेंथ के बनेंगे। तो अगर टूटने की बात आती है, क्योंकि तीनों बॉन्ड एक जैसे बन रहे हैं, तो तीनों एक साथ ही टूट जाएंगे। तो यानी कि जब हम PCl3 लेते हैं तो इकट्ठे 3 क्लोरीन निकलते हैं। अब ध्यान से सुनो, कॉमन सेंस लगाओ। मैंने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ा और तोड़ने के बाद मैंने R पे क्या लगा दिया? Cl लगा दिया। तो यहाँ पे फॉस्फोरस ने एक क्लोरीन तो लिबरेट नहीं किया, 3 क्लोरीन लिबरेट करे हैं। तो यानी कि 3 क्लोरीन 3 R के साथ जब जुड़ेंगे तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 टाइम्स अल्कोहल लेंगे। तो 3 टाइम्स अल्कोहल लेना पड़ता है क्योंकि एक R के साथ एक क्लोरीन जुड़ेगा। 3 क्लोरीन के लिए हमें 3 R की जरूरत पड़ रही है, तो हम क्या करेंगे? 3 मॉलिक्यूल अल्कोहल के लेंगे, PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, 3 टाइम्स क्लोरोएल्केन बनेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर देखो क्या बचा? 3 तो ऑक्सीजन बची, 3 क्या बचा? 3 हाइड्रोजन बचा। क्लोरीन तो इसके साथ सेट हो गया R के साथ, यहाँ पे क्या बचा? एक P बचा। तो ये क्या बनाता है? H3, फिर हमारा P और 3 ऑक्सीजन यानी कि H3PO3। जो हमारा H3PO4 होता है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। इसे क्या कहा जाता है? फॉस्फोरिक एसिड। और H3PO3 को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस एसिड। इसे क्या कहते हैं हम? फॉस्फोरस एसिड। तो ये भी ध्यान रखना आपके लिए आसान है।
ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल है। ये मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि क्या फॉस्फोरस है क्या फॉस्फोरिक है। तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होता है और H3PO3 फॉस्फोरस एसिड होता है। फिर से देखिए एक बार, इस रिएक्शन में मैंने क्या बताया, अल्कोहल ले रहे हैं, PCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। PCl3 में सारे के सारे फॉस्फोरस और क्लोरीन के बॉन्ड कैसे हैं, इक्वल स्ट्रेंथ के हैं। तो जब टूटेंगे तो तीनों एक साथ टूटेंगे और यहाँ पे 3 क्लोरीन जो लिबरेट हो रही है वो 3 R के साथ जुड़ेगी। तो PCl3 के केस में हमको क्या करना पड़ता है, 3 अल्कोहल्स लेने पड़ते हैं। तो R के साथ क्या होगा, 3 क्लोरीन जुड़ेंगे और क्या बनाएगा, 3 टाइम्स RCl। यहां से 3 H निकले और 3 ऑक्सीजन निकले, एक फॉस्फोरस इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा, H3PO3। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट करिए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने इस मेथड से क्लोरो एल्केन बनाया, अब हम देखेंगे ब्रोमो एल्केन को बनाना। तो ब्रोमो एल्केन के केस में क्या होता है, अब हमारे पास PBr5 तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसके केस में क्या लेंगे, PBr3। ठीक है, और हम क्या करेंगे, PBr3 को भी हम इन C2 बनाते हैं। इन C2 का मतलब क्या है, ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो जो भी अल्कोहल लेना है उसे लेंगे, ब्रोमीन को डालेंगे रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ब्रोमीन का एक ही मॉलिक्यूल है, रिएक्शन मीडियम में ब्रोमीन के सैकड़ों हजारों मॉलिक्यूल्स होते हैं, पर अब वो तो उतना तो लिख नहीं सकते, तो एक ही मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बट आप खुद ही इस चीज को समझ जाइए कि यहाँ पे ब्रोमीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो फॉस्फोरस और Br2 के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन के दौरान ही PBr3 बना रहे हैं, और वो PBr3 क्या कर रहा है, ब्रोमीन को रिलीज कर रहा है, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है और क्या बन रहा है, RBr। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम बात करें आयोडो एल्केन्स की, तो आयोडो एल्केन्स के केसेस में हम क्या करते हैं, फिर से वही चीज जैसे ब्रोमीन के केस में करा हमने, कि हम अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ड्यूरिंग द रिएक्शन ये रिएक्ट करके Pi3 बनाएंगे और फिर यहां से बॉन्ड टूटेगा और क्या बनाएगा, Ri। ठीक है, इस केस में आपको बाय प्रोडक्ट लिखने की नीड नहीं है, तो बाय प्रोडक्ट के लिए आप परेशान मत होना। सिर्फ इतना अगर आप लिख कर आ रहे हो, कन्वर्जन में तो मेनली हम इसको यूज कर सकते हैं, क्वेश्चंस में तो इतना ये यूज होता नहीं है। क्लोरो एल्केन ज्यादा आता है PCl5 या PCl3 की फॉर्म में। ठीक है, तो नोट करिए इसे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रिपरेशन है वो है अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम थायोनिल क्लोराइड से करा दें। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। तो अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से करा देते हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं, हेलो अल्केन ऑब्टेन कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है SOCl2 है तो ये कौन सा हेलोजन लेकर बैठा है, क्लोरीन, तो इस मेथड से आप क्लोरो एल्केन ही बना सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम अल्कोहल लेंगे, आर के बजाय मैं कोई एग्जाम्पल ले लेती हूं, जैसे मान लीजिए इथेनॉल है। ठीक, तो इथेनॉल में हमने क्या किया, SOCl2 डाला, इस रिएक्शन को कराया जाता है पिरीडीन की प्रेजेंस में। तो SOCl2 2 क्लोरीन लिबरेट करेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा कार्बन और ऑक्सीजन का, तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl। ठीक है, एक क्लोरीन कार्बन के साथ जुड़ गया, एक क्लोरीन H के साथ जुड़ जाएगा, बनाएगा HCl गैस, और यहां से ऑक्सीजन जुड़ के यहां पर जुड़ जाएगी सल्फर के पास और ये बनाएगा SO2 गैस। तो जो हमने अब तक 3 मेथड पढ़े हैं कि एक तो अल्कोहल में HX डाल दो, एक अल्कोहल में PX5 या PX3 डाल दो, और तीसरा हमने पढ़ा है कि अल्कोहल में SOCl2 डाल दो। इन तीनों में ये बेस्ट मेथड माना जाता है, और उसका रीजन आपको बताया ही था मैंने कि ये क्या होती हैं, ये एस्केपेबल गैसेज होती हैं। गैस बन के फुर्र से उड़ गई, तो यानी कि आपको क्या मिला, आपको प्योर हेलो एल्केन या आपको प्योर एल्काइल हैलाइड मिला है। आप चाहें तो क्लोराइड भी लिख सकते हैं हैलाइड की जगह। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, और क्योंकि
प्योर आपको हेलो एल्केन मिल रहा है, आपको इसके बाय प्रोडक्ट से इसको अलग करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ रही, तो इसीलिए हम इस मेथड को बाकी उन दो मेथड के कंपैरेटिवली बेस्ट मेथड मानते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स वो हमने खत्म कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन बनाना किससे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन्स हम किनको कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हम उन कंपाउंड को कहते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे अल्केन, अल्कीन, एल्काइंस, बेंजीन रिंग, इन सब में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये सारे के सारे हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स से भी ना आपके दो चीजें निकल कर आती हैं। हाइड्रोकार्बन्स में भी हम दो पार्ट पढ़ते हैं, एक पढ़ेंगे सिंगल बॉन्ड से हेलो एल्केन बनाना, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, और दूसरा पढ़ेंगे हम डबल बॉन्ड यानी कि फ्रॉम एल्कीन्स से हेलो एल्केन बनाना। ठीक है, तो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ये आपको ना पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है ये अल्केन यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जहां पर होता है उसकी पहचान है। उसकी क्या है पहचान, कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमेशा वही देते हैं जो क्या रहेंगे, सिंगल बॉन्ड रहेंगे। और क्या कहते हैं, इसमें भी आप समझ जाइए इस चीज को कि लाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में, या अगर हम हीट करते हैं तो ये रेडिकल्स में टूट जाते हैं। अगर किसी को नहीं पता है कि रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल्स हम उन स्पीशीज को कहते हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे 1, 3, 5, 7। जब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उनको फ्री रेडिकल्स कहते हैं। 11th में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, मैं एक बार वो बता देती हूँ, उससे क्या होगा आपका थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। जैसे CH4 है और मैंने इसमें क्लोरीन डाला लाइट की प्रेजेंस में, या फिर मैंने क्या किया इसको हीट कर दिया, तो ये वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट देता है। क्या देगा, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कैसे देखिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताऊंगी क्योंकि ये अभी जो है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हाँ जस्ट फॉर रिवीजन मैं आपको ये बता रही हूँ। अब क्या होगा, जैसे Cl2 है, लाइट डालेंगे तो ये क्या करेगा, लाइट इस बॉन्ड को तोड़ देगा। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा Cl और एक इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे आप क्या, क्लोरीन का रेडिकल है। फिर CH4 है, वैसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है बट अभी मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। एक बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हम हाफ हेडेड एरो से दिखाते हैं। तो ये बन गया, क्या बन गया आपका, CH3 रेडिकल और H रेडिकल। तो एक H के साथ Cl जुड़ जाएगा, HCl बनेगा, और ये Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा, CH3Cl। तो मैं लिख देती हूँ उधर, CH3 रेडिकल के साथ Cl रेडिकल जुड़ गया और इन्होंने बना दिया CH3Cl, क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड। अब फिर से क्या होगा, जो मिथाइल क्लोराइड है उसमें 3 H है और एक Cl है, फिर से बॉन्ड टूटेगा और क्या बनाएगा ये, CH2 रेडिकल Cl। ठीक है, ये H रेडिकल अलग हो गया। फिर से क्लोरीन का कोई दूसरा मॉलिक्यूल टूटेगा, और बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, फिर एक Cl रेडिकल यहाँ आके जुड़ जाएगा और बना देगा CH2Cl2। फिर से क्या होगा, एक H टूटेगा यहाँ से और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। फिर एक और H टूटेगा और क्या बन जाएगा, क्लोरीन जुड़ के CCl4। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन चलती है। आई होप आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। तो अब हम 12th के हिसाब की लिख ले रिएक्शन, कॉन्सेप्ट सेम ही है। मान लीजिए हमारे पास है ब्यूटेन, हमारे पास क्या है, ब्यूटेन, N ब्यूटेन मैंने ले लिया है। N का मतलब होता है नॉर्मल चेन की, कोई ब्रांचिंग नहीं है, सीधा सीधा वो अटैच है। और मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लोरीन डाल दिया लाइट की प्रेजेंस में। अब लाइट क्या करेगा, क्लोरीन को तोड़ेगा, लाइट क्या करेगा, कार्बन पे से H को भी हटाएगा। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं, यहाँ पे भी क्लोरीन जुड़ सकता है, यहाँ पे भी जुड़ सकता है। यहाँ पे क्लोरीन जोड़ रहे हैं अगर हम, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 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 Cl। ठीक, और यहाँ पे भी क्लोरीन जोड़ सकते हैं, तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH Cl CH3।
तो जब इसका नाम लिखेंगे 1 2 3 4 क्या बन जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन। जब यहां पे इसका क्लोरीन जोड़ा है हमने सेकंड पे, इसका नाम लिखेंगे क्या बन जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, तो आपको नाम से ही पता चल गया, अगर नाम इनके अलग अलग आ रहे हैं इसका मतलब ये प्रोडक्ट भी क्या है, अलग अलग है। ये मेथड हेलोअल्केन को बनाने के लिए बेस्ट मेथड नहीं माना जाता। उसका रीजन क्या है, मैंने तो मोनो सब्स्टिट्यूशन किया है, मान लो डाई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और प्रैक्टिकली बात करिए, हमारा कितना टाइम खराब होगा जब हम उन सबको अलग अलग करते फिरेंगे। यील्ड हमारी कितनी कम आएगी, इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। अगर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं तो फिर उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है कि थोड़ा ये बनेगा, थोड़ा वो बनेगा, थोड़ा वो बनेगा, थोड़ा वो बनेगा। तो यील्ड पर प्रोडक्ट की अगर बात करें वो कम हो जाती है। फिर इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी अच्छा नहीं है कि आपको फिर बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे केमिकल्स अपने वेस्ट करने पड़ेंगे उनको सेपरेट करने के लिए। तो ये वैसे सही नहीं होता, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, एनर्जी की बर्बादी। तो बहुत सारे अलग तरीके भी हैं हेलोअल्केन्स को बनाने के, हम उनकी मदद से हेलोअल्केन्स बनाते हैं। बट हाँ, ये भी वन ऑफ द मेथड है, इससे भी हेलोअल्केन बनाया जा सकता है, इसलिए हम इसको पढ़ाते हैं। बट अगर प्रैक्टिकली बात करोगे कि भाई चलो आज हेलोअल्केन मिलके बनाते हैं, तो इस मेथड को कभी नहीं चूज किया जाएगा, क्योंकि आपको पता ही चल गया होगा वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। हमने एल्केन से हेलोअल्केन को बनाना सीखा, अब हम अल्कीन से हेलोअल्केन को बनाना सीखेंगे। अल्कीन्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सबसे पहले ना, इसमें भी दो मेथड्स निकल कर आएंगे। एक होगा कि जब हम हेलोजन को डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, एक जब हम HX डाल रहे हैं। इसमें क्या है, जैसे हमने डाल दिया Br2Cl2, और इसमें क्या है, जैसे हमने डाल दिया HBr, HCl, इस तरीके से HI डाल दिया। ठीक है, HF की हम बात नहीं करते, तो एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं X2 की, तो हमने ले लिया डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में या तो हम ब्रोमीन डाल रहे हैं या फिर हम क्लोरीन डाल रहे हैं। जैसे ब्रोमीन डाला मैंने CCl4 की प्रेजेंस में, तो ब्रोमीन क्या करेगा, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है ये। तो ब्रोमीन क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ गया। वैसे तो ट्रांसब्रोमिनेशन भी होता है, बट अभी हमें उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतना ही करेंगे। तो एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया, और ये क्या बन गया CH2Br, और यहाँ पे क्या आ गया CH2Br। जब एक एक हेलोजन यहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो ऐसे है, ये इथीन था। ऐसे आप अगर हेलोजन को जोड़ रहे हो, डबल बॉन्ड को नहीं हटा रहे हो, काउंट करो कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5। क्या कार्बन कभी 5 बॉन्ड बना सकता है, कभी नहीं बना सकता। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो जैसे हेलोजन जुड़ता है वो क्या हो जाएगा, आपका सिंगल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हेलोजन जो है, सेम हेलोजन 1 2 पोजीशन पे आए हैं, तो ये विसिनल बना कि जेमिनल बना, ये बना विसिनल। तो यहाँ पे आपको मिलता है विसिनल हैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड, आप कुछ भी लिख सकते हो। विसिनल आते ही समझ जाओ भाई, कॉमन सेंस है वो तो, कि सेम हेलोजन आपके एडजेसेंट पोजीशन पे है। ठीक है, अब ये जो है इसे हम टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपके टीचर्स आपको कराएंगे भी टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, सैचुरेशन। हाँ, इसमें क्या होता है, जो ब्रोमीन है हमारा, ये ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, पूरा लिख लेना, रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है। और आपको कोई सैंपल दे दिया डिटेक्ट करने के लिए, हम सबसे पहले टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि उसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है। आपने सैंपल के अंदर ब्रोमीन डाला, अगर इसका रेडिश ब्राउन कलर धीरे धीरे डिसअपियर होने लगा, मतलब ये रिएक्शन हो रही है, एडिशन रिएक्शन हो रही है, और आपका जो भी जिस तरीके से भी डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो रहा है, तो यहाँ से कंफर्मेशन हो जाता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है।
बट अगर मान लो आपके रिएक्टेंट में सिंगल बॉन्ड है और आप फिर उसके अंदर ब्रोमीन डाल रहे हो तो कुछ नहीं होगा, ब्रोमीन का ब्राउन कलर गायब नहीं होगा, डिसअपियर नहीं होगा। तो इससे पता चल जाता है कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो इसका रेडिश ब्राउन कलर क्या होने लग जाएगा, डिसअपियर, क्योंकि ब्रोमीन का बॉन्ड टूटता है और फिर वो यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में जाके जुड़ने लगता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अब हम आएंगे अपने इंपॉर्टेंट पार्ट पे, एडिशन ऑफ HX पे। आप चाहो तो यहां लिख लेना, एडिशन ऑफ हैलोजन था ये, और अब आ रहे हैं हम एडिशन ऑफ HX पे। ठीक है, जैसे HCl है, HBr है, HI है। तो अब क्या है, हमारे जो डबल बॉन्ड होते हैं, जो हमारे अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन्स दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे सिमेट्रिकल अल्कीन्स, एक हमारे कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन्स होते हैं, और एक होते हैं हमारे अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। एक क्या होते हैं हमारे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होते हैं। नाम में मतलब छुपा है, सिमेट्रिकल मतलब एक जैसे, अनसिमेट्रिकल मतलब अलग अलग। जैसे मान लीजिए हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, मैं डबल बॉन्ड को बीच में से तोड़ूं तो इसके इधर भी CH2 है, इसके उधर भी CH2 है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, ऐसे पता लगा लो। और सिमेट्रिकल एल्कीन की सबसे अच्छी पहचान ये होती है, सिमेट्रिकल एल्कीन में ना आप कैसे भी एडिशन कराओ हमेशा आपको सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा। सिमेट्रिकल अल्कीन हमेशा सेम टाइप का प्रोडक्ट देता है, बट जब हम बात करते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन की, HX को अगर आप अलग अलग तरीके से ऐड कर रहे हो तो प्रोडक्ट भी अलग अलग तरीके से मिलता है, वहां पर सेम नहीं मिलता। ठीक है, तो देखो जैसे सिमेट्रिकल अल्कीन लिया मैंने और मैं इसमें डाल रही हूँ HCl। मैं क्या कर रही हूँ, उसमें क्या डाल रही हूँ, HCl डाल रही हूँ। तो HCl में मैंने क्या किया, H को यहां जोड़ दिया, Cl को यहां जोड़ दिया, क्या मिला, CH3 CH2 Cl, क्लोरोइथेन। दूसरा केस देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, इसमें मैंने HCl को जोड़ा, H मैंने कहा मैं यहां जोड़ूंगी, Cl को मैं यहां जोड़ूंगी, क्या मिल जाएगा, Cl CH2 CH3। ये भी तो क्लोरो एल्केन है? ऐसे था क्लोरो एल्केन, अब घुमा के ऐसे कर दिया क्लोरो एल्केन। तो घुमाने से क्लोरो एल्केन थोड़ी ना बदल जाएगा, क्लोरोइथेन का तो क्लोरोइथेन ही रहेगा। तो सिमेट्रिकल अल्कीन्स की पहचान है ये कि आप कैसे भी ऐड करो आपको हमेशा प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। अब हम आते हैं अपने अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे, इस पे हटा दो, दोनों एक ही बात है ये तो। ठीक, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था सिमेट्रिकल अल्कीन। अब हम आते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स पर। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में ऐसा नहीं होता कि भाई जैसा तुम्हारा मन किया तुम वैसे जोड़ रहे हो, क्योंकि प्रोडक्ट अलग हो जाता है। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोपीन। इसे क्या कहते हैं, प्रोपीन। एडिशन देख लेते हैं, HCl मैंने क्या किया, एक बार H को यहां जोड़ा और Cl को मैंने यहां जोड़ा, क्या मिला, CH3 CH2 CH2 Cl। क्या नाम बना इसका, 1 क्लोरोप्रोपेन। दूसरा केस देखो, मैंने क्या किया, H को यहां जोड़ा और Cl को मैंने यहां जोड़ा, क्या मिलेगा, CH3 CH Cl CH3। इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। जिनका नाम ही अलग है, क्या वो कहीं से कंपाउंड सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये क्या है, डिफरेंट। तो अब आप इसको वैसे भी देख सकते थे, कैसे कि डबल बॉन्ड को बीच में से ब्रेक किया, यहाँ क्या है कार्बन पे 2H, जबकि इधर क्या है कार्बन पे 1H और एक CH3, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हम अपनी इच्छा के अनुसार एडिशन नहीं कर सकते, हमें लेनी पड़ती है यहाँ पे एडिशन रूल की मदद, जिस रूल का नाम होता है मार्कोनिव्स एडिशन। क्या होता है, मार्कोनिव्स एडिशन। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन पे जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो,
according to it the negative part of the attacking reagent या addendum कुछ भी लिख सकते हो, attacking reagent gets attached to that carbon which contain lesser number of हाइड्रोजन एटम्स। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रोपीन है और मैंने क्या किया, प्रोपीन में HBr डाल दिया। HBr कैसे टूटता है, H प्लस Br माइनस में। ठीक, डबल बॉन्ड के कार्बन कोई देखना है कहीं, इसको देखो। डबल बॉन्ड में इस कार्बन के पास क्या है, एक H, इस कार्बन के पास क्या है, 2H। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH Br CH3। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन हमारा क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। ज्यादा प्रतिशत बनता है ये, क्योंकि इसी में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे हम कि दूसरे वाला बनता नहीं है, वो बनेगा, बहुत ही कम अमाउंट में बनेगा, 10% कुछ अप्रोक्सीमेटली इतना बनेगा। तो ये काफी ज्यादा बनता है, वो काफी कम बनता है। ठीक है, समझ में आया। अगर जैसे HCl हम ऐड कर रहे थे तो ये क्या है हमारा 2 क्लोरोप्रोपेन, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा और दूसरे वाला हमारा क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लो आप वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं साथ ही साथ आपको एंटी मार्कोनिव एडिशन भी बता देती हूँ। उसके बाद ठीक है, तो एंटी मार्कोनिव एडिशन नाम से पता चल रहा है मार्कोनिव का उल्टा होगा, एंटी मार्कोनिव एडिशन। ठीक है, इसको हम खराश इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपको ध्यान रखना है। वैसे तो एंटी मार्कोनिव देने वाले हमारे बहुत सारे रिएजेंट हैं, बट HCl, HBr और HI में सिर्फ और सिर्फ इनकी बात कर रही हूँ, आउट ऑफ दीज रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ HBr ही एंटी मार्कोनिव एडिशन देता है, और वो भी तब देगा जब आप परऑक्साइड डालोगे। कब डालोगे, जब आप HBr को किसके साथ लोगे, परऑक्साइड के साथ लोगे। ऐसा क्यों होता है, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, देख लेना, नॉलेज ही बढ़ेगी। तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, तीसरा नाम इसका। ठीक है, उल्टा है ये। जैसे मान लीजिए, और अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे ही लगाने हैं मार्कोनिव एंटी मार्कोनिव। जो सिमेट्रिकल है उन पे क्या रूल लगाओगे, उस पर तो प्रोडक्ट ही एक जैसा बनता है। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या किया, प्रोपीन ले लिया और प्रोपीन में हम डाल रहे हैं HBr, और अगर सिर्फ HBr लिखा है तो मार्कोनिव एडिशन लिख दिया करो एरो के ऊपर शॉर्ट में। और HBr अगर आप परऑक्साइड के साथ डाल रहे हो तो क्या बनेगा, तो बनेगा एंटी मार्कोनिव। एंटी मार्कोनिव उल्टा कहता है, ये कहता है कि अटैकिंग रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा उस कार्बन पे जाएगा जिसपे क्या बनता है, जिसपे क्या होते हैं, ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी वीडियोस का कि भाई ऐसा क्यों कहा एंटी ने, मार्कोनिव ने ऐसा क्यों कहा। इसमें ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे बेस्ड है, ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे बेस्ड है, तो इनका रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है, इसीलिए रूल्स ऐसे बने हुए हैं। तो अब क्या होगा, CH3 CH, यहाँ पे क्या आएगा, अब H आएगा तो बन गया CH2। यहाँ पे क्या होगा, CH2 पे क्या आ गया आपका Br। तो यहाँ पर ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट और दूसरे वाला आपका क्या बन जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके से नोट करिए प्लीज।